आज 9 जुलाई 2025 को भारत की सड़कों पर व्यापार की नहीं, विरोध, धरना प्रदर्शन और भारत बंद की चर्चा रही। आमतौर पर चहल पहल से भरी रहने वाली गलियां आज सन्नाटे में डूबी थीं। दुकानों के शटर गिरे हुए थे और बाजारों में सन्नाटा पसरा था। लेकिन इस खामोशी के बीच एक अलग किस्म की आवाज गूंज रही थी, लोगों की नाराजगी और उनके हक की मांग। भारत बंद 10 बड़े ट्रेड यूनियनों और संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से किया गया एक देशव्यापी हड़ताल था, जो सरकार की उन नीतियों के खिलाफ एक सीधी चुनौती थी जिन्हें मजदूर विरोधी और कॉरपोरेट समर्थक माना जा रहा था। इस बंद ने देश के हर कोने में हलचल मचा दी। दिल्ली से लेकर चेन्नई, कोलकाता से मुंबई तक हर जगह लोग अपने अपने तरीके से विरोध दर्ज करा रहे थे। बैंकों, ट्रांसपोर्ट, फैक्ट्रियों और खेतों से लाखों लोग लेबर रिफॉर्म्स और प्राइवेटाइजेशन पर अपनी नाराजगी जाहिर करने के लिए एक साथ आए। इन लोगों की मांगें सिर्फ वेतन या सुविधाओं तक सीमित नहीं थीं, बल्कि वे अपने भविष्य और सम्मान की लड़ाई लड़ रहे थे। ट्रेनों के पहिए थम गए, बसें डिपो में खड़ी रहीं और खेतों में हल चलाने वाले हाथ भी रुक गए। मजदूरों और किसानों के इस गठबंधन ने एक दुर्लभ, शक्तिशाली एकजुटता का इशारा किया, जिससे यह दिन यूनियन की ताकत और सरकार के इरादों की एक कसौटी बन गया। आमतौर पर अलग अलग मुद्दों पर बंटे रहने वाले ये वर्ग इस बार एकजुट होकर सरकार को यह संदेश दे रहे थे कि उनकी आवाज को अनसुना नहीं किया जा सकता। पूरे भारत में बंद का असर अलग अलग रहा। कुछ राज्यों में सब रुक गया, जबकि कुछ को शायद ही इसका पता चला, जिसने देश को नीतिगत फैसलों के असल दुनिया के नतीजों का सामना करने पर मजबूर कर दिया। यह हड़ताल सिर्फ एक दिन की नहीं थी, बल्कि यह उस असंतोष की झलक थी जो देश के भीतर धीरे धीरे पनप रहा है। भारत बंद ने यह दिखा दिया कि जब आम लोग एकजुट होते हैं तो उनकी आवाज दूर तक गूंजती है, सरकार के गलियारों से लेकर गांव की चौपाल तक। इस विरोध प्रदर्शन का केंद्र 17 पॉइंट का एक चार्टर था, जिसमें नए लेबर कोड्स को वापस लेना सबसे ऊपर की मांग थी। यूनियनों ने इन कोड्स को जॉब सिक्योरिटी और यूनियन की ताकत को कम करने वाला बताया। साथ ही प्राइवेटाइजेशन और परमानेंट जॉब्स की आउटसोर्सिंग रोकने की भी मांग की। प्रदर्शनकारियों ने बेरोजगारी, महंगाई पर कार्रवाई और किसानों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) की कानूनी गारंटी के साथ साथ मजबूत सोशल सिक्योरिटी और पुरानी पेंशन योजना को वापस लाने की मांग की। संक्षेप में, उन्होंने एक ऐसे आर्थिक मॉडल की मांग की जो मजदूरी को महत्व दे, खेती की रक्षा करे और विकास को ज्यादा बराबरी से बांटे। बंद का असर पूरे देश में एक जैसा नहीं था, बल्कि हर राज्य और शहर में इसकी प्रतिक्रिया अलग अलग देखने को मिली। इसने भारत की राजनीतिक और क्षेत्रीय विभाजनों को उजागर किया, जहां हर इलाके की अपनी अपनी परिस्थितियां और प्राथमिकताएं सामने आईं। पश्चिम बंगाल और केरल जैसे राज्यों में, जो ट्रेड यूनियनों के मजबूत गार्ड माने जाते हैं, बंद का असर सबसे ज्यादा दिखा। यहाँ पब्लिक ट्रांसपोर्ट पूरी तरह ठप हो गया, दुकानें और बाजार बंद रहे और सड्डी डेचकों पर सन्नाटा पसरा रहा। तमिलनाडु और कर्नाटक के इंडस्ट्रियल हब में भी बड़े पैमाने पर प्रदर्शन हुए। फैक्ट्रियों के गेट पर मजदूरों की भीड़ जमा हो गई, बैंक और कई ऑफिस बंद रहे, जिससे आर्थिक गतिविधियां प्रभावित हुईं। सफाई कर्मचारियों और अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के मजदूरों ने भी बंद में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इससे उनकी समस्याएं और असुरक्षा की स्थिति एक बार फिर चर्चा में आ गई। इसके विपरीत उत्तर प्रदेश और गुजरात जैसे बीजेपी शासित राज्यों में बंद का असर बहुत कम रहा। यहाँ बाजार खुले रहे, लोग सामान्य रूप से अपने काम पर जाते रहे और सार्वजनिक जीवन लगभग बिना किसी रुकावट के चलता रहा। दिल्ली में भी ज्यादातर दफ्तर, स्कूल और मेट्रो सेवाएं सामान्य रूप से चलती रहीं, जिससे राजधानी में बंद का असर नाम मात्र ही रहा। बिहार और ओडिशा जैसे राज्यों में छिटपुट विरोध प्रदर्शन जरूर हुए, लेकिन ये छोटे स्तर पर सीमित रहे और आम जनजीवन पर इनका खास असर नहीं पड़ा। जरूरी सेवाएं जैसे अस्पताल, दवा दुकानें और किराना स्टोर्स ज्यादातर खुले रहे, ताकि आम लोगों को दिक्कत न हो। इस तरह की मिलीजुली प्रतिक्रिया ने यह साफ कर दिया कि यूनियनों का प्रभाव हर जगह एक जैसा नहीं है, बल्कि वह क्षेत्रीय राजनीतिक समर्थन और स्थानीय मुद्दों पर निर्भर करता है। कुल मिलाकर इस दिन की घटनाओं ने भारत के मजदूर आंदोलन के बिखरे हुए स्वरूप और क्षेत्रीय विविधता को उजागर किया, जिससे यह समझना आसान हो गया कि देश के अलग अलग हिस्सों में मजदूरों की स्थिति और चुनौतियां कितनी भिन्न है। इस हड़ताल का सबसे ज्यादा असर पब्लिक सेक्टर के बैंकों और ट्रांसपोर्ट पर पड़ा। बैंक शाखाएं बंद होने से आम लोगों को अपने पैसों के लेन देन में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। कई लोगों को घंटों लाइन में खड़ा रहना पड़ा, लेकिन फिर भी उन्हें सेवाएं नहीं मिल पाईं। शहरों की सड़कों पर सन्नाटा छा गया, दुकानें और दफ्तर बंद रहे और कई क्षेत्रों में जरूरी सेवाएं पूरी तरह ठप हो गईं। बैंकिंग सेवाओं के रुकने से न सिर्फ आम नागरिकों को परेशानी हुई, बल्कि छोटे व्यापारियों और दुकानदारों को भी आर्थिक नुकसान झेलना पड़ा।
कई व्यापारिक सौदे और लेन देन समय पर पूरे नहीं हो सके। वहीं कुछ राज्यों में सरकारी बसें और ट्रेनें अचानक रुक गईं, जिससे यात्रियों को बीच रास्ते में ही उतरना पड़ा। कई लोग अपने गंतव्य तक समय पर नहीं पहुंच सके, जिससे रोजमर्रा की जिंदगी बुरी तरह प्रभावित हुई। डाक, बीमा, कोयला और स्टील जैसे औद्योगिक क्षेत्रों में भी बड़ी रुकावटें आईं। फैक्ट्रियों और खदानों में कामकाज ठप हो गया, जिससे उत्पादन पर असर पड़ा और मजदूरों को भी नुकसान हुआ। हालांकि प्राइवेट बैंक, अस्पताल और ज्यादातर प्राइवेट ऑफिस खुले रहे। इन जगहों पर कामकाज सामान्य रूप से चलता रहा, जिससे कुछ हद तक लोगों को राहत मिली। कई निजी कंपनियों ने अपने कर्मचारियों को घर से काम करने की सुविधा दी। स्कूल भी खुले रहे, लेकिन कई जगहों पर ऑनलाइन क्लासेस का सहारा लिया गया। प्रभावित इलाकों में स्कूलों में उपस्थिति काफी कम रही। कई अभिभावकों ने बच्चों को घर पर ही रखना बेहतर समझा। कुल मिलाकर बंद का असर सबसे ज्यादा पब्लिक सेक्टर में महसूस किया गया। सरकारी दफ्तरों में कामकाज लगभग पूरी तरह ठप रहा। इसके विपरीत प्राइवेट सेक्टर और निजी अर्थव्यवस्था पर इसका असर बहुत कम पड़ा। ज्यादातर निजी कंपनियों और संस्थानों में कामकाज सामान्य रूप से चलता रहा, जिससे देश की आर्थिक गतिविधियां पूरी तरह नहीं रुकीं। बंद ने तीखी राजनीतिक बहस छेड़ दी। कांग्रेस और क्षेत्रीय पार्टियों ने हड़ताल का समर्थन किया, संसद में इसके मुद्दों को उठाने का वादा किया और सरकार पर नागरिकों के बजाय कॉरपोरेट्स का पक्ष लेने का आरोप लगाया। बीजेपी ने विरोध प्रदर्शन को राजनीतिक रूप से प्रेरित बताकर खारिज कर दिया और सुधारों को विकास के लिए जरूरी बताया। दोनों पक्षों ने इस दिन का इस्तेमाल जनधारणा बनाने के लिए किया। विपक्ष ने खुद को लोगों का चैंपियन बताया और सरकार ने खुद को सुधारक। ध्रुवीकृत विचारों ने भविष्य की राजनीतिक लड़ाइयों के लिए मंच तैयार किया। राज्य सरकारें एक राजनीतिक मुश्किल रास्ते पर चल रही थीं। विपक्ष शासित राज्यों जैसे केरल और पश्चिम बंगाल ने बिना किसी ज्यादा दखल के बंद को आगे बढ़ाने दिया, जिससे उनका मौन समर्थन मिला। बीजेपी शासित राज्यों ने सख्त रुख अपनाया, पुलिस तैनात की और सेवाएं चलती रहीं, जिससे हड़ताल का असर कम हुआ। प्रशासनिक प्रतिक्रियाएं राजनीतिक वफादारी को दिखाती थीं, जिसने यह तय किया कि नागरिकों ने बंद का अनुभव कैसे किया। इस दिन ने बड़े विरोध प्रदर्शनों के दौरान गवर्नेंस और राजनीति के बीच की जटिल बातचीत को उजागर किया। यह बंद लेबर रिफॉर्म्स और प्राइवेटाइजेशन के खिलाफ सालों से चल रही ऐसी ही हड़तालों की याद दिलाता है। 2020, 2022 और 2024 में बड़े विरोध प्रदर्शनों में यूनियनों और किसानों ने बार बार एकजुट होकर उन्हीं मुख्य बदलावों की मांग की। हर हड़ताल ने संगठनात्मक ताकत और जनसमर्थन का परीक्षण किया, लेकिन सरकारी प्रतिरोध ने यूनियनों के संकल्प को और मजबूत ही किया है। विरोध और गतिरोध का चक्र जारी है और आज की कार्रवाई पिछले प्रयासों का सीधा सिलसिला है। सड़कों पर लगे नारों में सालों से अनसुलझी शिकायतों का वजन था। जैसे जैसे सूरज ढला, बंद का असर साफ था। कुछ राज्यों में रुकावट, बाकी में सामान्य कामकाज। आर्थिक नुकसान तो हुआ, लेकिन क्या यह विरोध नीतिगत बदलाव लाएगा, यह अभी अनिश्चित है। यूनियनों और किसानों के लिए यह ताकत और प्रासंगिकता का प्रदर्शन था। सरकार के लिए उसके सुधार एजेंडे के लिए एक चुनौती। मुख्य संघर्ष आर्थिक उदारीकरण और सोशल सिक्योरिटी के बीच अनसुलझा है। उम्मीद है कि सच्ची बातचीत और समझौता होगा, नहीं तो यह बंद शायद आगे आने वाले बड़े टकरावों की बस एक झलक हो।